और जैसे से ये खबर फैली कि भाई कुछ मुस्लिम औरतें आई हैं इकट्ठा और बोल रही हैं कि हम जेंडर जस्टिस इन इस्लाम की बात करेंगे, तो उनका कहना था कि औरतें कैसे इस्लाम के बारे में बात कर सकती हैं, ये औरतें कौन हैं, ये आजाद औरतें हैं, इनके बाल कटे हुए हैं, इनके सर पे दुपट्टा नहीं है, इनका नकाब कहाँ है, इनका हिजाब कहाँ है, इस तरह की बातें औरतें काजी क्यों नहीं बन सकती। तो हमने फिर एक कोर्स तैयार किया, मेहनत की, बहुत मेहनत लगी, कोर्स हम्म। मटेरियल बनाया और ये अनाउंसमेंट किया सारी औरतों में, सब स्टेट्स में, कि भाई अब महिला काजी जिन जिन को बनने का शौक है वो अपना अपना नाम दर्ज करवाएं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि औरत कैसे काजी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जो हमारी महिला काजी है उनके पास आते हैं अपना मसला लेके। ज्यादातर हस्बैंड्स क्या कर रहे हैं कि वो 3 महीने में एक एक बार तलाक बोल के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो भी हालांकि वो भी एक तरफा है, वो भी गलत है, यूनिलैटरल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड होना चाहिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, नीची आवाज में बात करनी चाहिए, जोर से हंसना नहीं चाहिए। तो ये तो औरत के लाइफस्टाइल को लेके ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन है। हम्म। और बाकी आगे देखें तो जो फैमिली है, विद इन मैरिज एंड फैमिली प्रॉपर्टी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सब में भी औरतों को बिल्कुल मतलब नाइंसाफी की जाती है। हम्म। जबकि कुरान में कई सारी आयतें हैं जहां अल्लाह औरत और मर्द दोनों को इकट्ठा एड्रेस करके अल्लाह ने अपनी बात कही है कि आई एम ओ विमेन ऑफ द वर्ल्ड एंड ओ मेन ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ लीगल बदलाव से समाज बदल नहीं जाता है। मैं हूं मानसी, आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। लेडीज फर्स्ट हमारा एक खास पॉडकास्ट है जिसमें हम मुलाकात कराते हैं हमारे सोसाइटी की, हमारे देश विदेश की कुछ ऐसी महिलाओं से जो लीग से हटकर कुछ अलग कर रही हैं। और ऐसे में एक नाम आता है जाकिया सोमन का, जो कि फाउंडर हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जब मैं जिस साल का डेटा पढ़ रही थी वो 2019 का डेटा था, जो कहता था कि 70,000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इस भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का हिस्सा बन चुकी हैं, उसकी मेंबर बन चुकी हैं। और आज हमारे साथ में जाकिया सोमान है, जो कि इंडियन वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट है। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू मानसी, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले आपसे जिस सवाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगी वो यही कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए कुछ ऐसा हुआ होता है हमारे साथ या हमारे आसपास जो हमें वो ताकत देता है, वो वजह देता है कि हम उस लड़ाई को लड़ें। और उस लड़ाई को लड़ने में बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। आपसे जानना चाहूंगी वो वाकया क्या हुआ आपके साथ या आपके आसपास। आपने मैं उन्हें किस्से नहीं कहूंगी, उन्हें हकीकत कहूंगी कि वो कैसी हकीकत रही जो आपने देखी और महिलाओं के हक के लिए आप आगे आई। बिल्कुल सही कहा मानसी। शायद इतना सादा वक्त तो ना हो, लेकिन संक्षेप में बताऊंगी कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। मेरी जो शादी थी उसमें मैं खुश नहीं थी, और काफी सारी चीजें मैंने झेली है। डोमेस्टिक वायलेंस भी झेला है, सब्जुगेशन भी झेला है, सब कुछ झेला है। और वो कुछ अंदर, मेरे अंदर जो हलचल चल रही थी, और वो चल ही रही थी जब 2002 में गुजरात की ये राइट्स घटे। जी। तो और उसमें जब मैंने वॉलंटियर करने का जब उसमें मौका मिला, तो जिस तरह के हालात देखे, जिस तरह की औरतों की कहानियां सुनी हम्म। कि किस किन हालात से वो जूझ कर मतलब वो लड़ रही हैं, तो मेरे अंदर भी काफी सारी हलचल मची, और मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ तब्दील करने की जरूरत है। इतना ज्यादा दब के रहने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने वो कदम उठाया। और एक तरह से सारी औरतों से ही मुझे प्रेरणा मिली, सबकॉन्शियसली मिली। वो बाद में मेरी समझ में आया कि मैं इन औरतों की कितनी गर्विदा हूं, मैं उनकी बातों से मैं कितनी प्रभावित हो गई थी। हम्म। तो फिर मैंने अपनी जिंदगी में वो बदलाव किया। मैंने वो कहानी को खत्म किया। और हाल अभी तो बहुत साल साल हो गए अभी। फिर मैंने दूसरी बार भी शादी की। सो मेरे जो पार्टनर हैं, सोमन सोमन नम्बियार, हम
17.5 सालों से हम साथ हैं और वाह। मैं खुश हूँ। सो यस, आई टुक दैट चांस फॉर माई सेल्फ। हम्म। एंड मैंने वो मौका अपने आप के लिए इसलिए ले पाई मैं कि क्योंकि मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसे देखा जो हम्म। अपने लिए लड़ रही थी, जूझ रही थी, मौका ले रही थी। हम्म। सो यस, इट हैपेंड, मेरे साथ भी हुआ ये। बिल्कुल। आ, शुरुआत कैसे हुई भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा? क्या कुर्बानियां देनी पड़ी महिलाओं के हक की बात करने के लिए? भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में काफी सारी बहनें हैं जो लीडरशिप कर रही हैं अपने अपने स्टेट्स में। हम्म। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सब सब जगह हैं। पहले यूपी बिहार में भी थी हमारी मतलब ओके। वॉलंटियर्स। हम्म। सबकी अपनी अपनी कहानी है। हम्म। लेकिन मेरी कहानी ये है कि मैं भी एक मिडिल क्लास की महिला थी, जैसे सारी मिडिल क्लास की महिलाएं होती है। मैं कॉलेज में पढ़ाया करती थी, कॉमर्स कॉलेज में। हम्म। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाती थी। ओके। और घर में जो भी होता था वो घर घर तक ही मैं भी रखती थी, जैसे ज्यादातर महिलाएं रखती हैं। हम्म। और उस वक्त की बात करूं, क्योंकि ये कुछ 25 साल हो चुके हैं बात को, तो हम्म। उस वक्त तो और भी ज्यादा मतलब महिलाओं की इक्वालिटी, महिलाओं के राइट्स के बारे में इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस मैं मुझे नहीं था, वो कॉन्शियसनेस। हम्म। सो मैं सोचती थी कि मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी जिंदगी में जो हो रहा है, वो आम है। हम्म। लेकिन जब रायट्स हुए और जब उसके साथ मैंने रिहैबिलिटेशन का और रिलीफ का काम शुरू किया, तो फिर औरतों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसमें मुझे पता चला कि रायट तो एक इशू है ही। उनका सब कुछ तहस नहस हो गया है, घर जल गया है, सब कुछ लूट लिया गया है। किसी किसी के हस्बैंड्स की या फादर का भी मर्डर भी हो गया था रायट्स में। और हम्म। सरकार की तरफ से उन्हें कुछ मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। हम्म। तो वो सब एक स्ट्रगल तो चल ही रहा था कि सरकार को कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए, कैसे मुआवजा लिया जाए, कैसे लीगल केसेस फाइल किए जाए। लेकिन कुछ 2-3 सालों के बाद ये बात भी आने लगी कि वो अपने घर में औरतें क्या झेल रही हैं। एक उदाहरण देती हूँ कि ऐसी कुछ बहनें थीं जिनके हस्बैंड्स राइट में जान से मार दिए गए थे। तो जब उनको मदद करने की बात आई, तो कुछ धार्मिक संस्थाएं थी इधर अहमदाबाद में और गुजरात में जो ये कह रही थी कि हम आपको मदद देंगे, लेकिन आपके नाम से नहीं दिया जाएगा, आपके घर के किसी पुरुष को लेकर आओ। आपके पति की का मर्डर हो गया है राइट में, तो आपके घर में से आप या अपने ससुर को लेके आओ या देवर को लेके आओ या किसी भाई को लेकर आओ, तो हम उसके उनके नाम से हम मदद देंगे, उनके नाम से घर देंगे। तो ये औरतों का सवाल था कि भाई मेरा पति तो मेरा मरा है, बच्चे मुझे देख पालना है, किसी किसी के पास बूढ़े पेरेंट्स भी हैं तो मुझे भी उनको उनको भी पालना है, तो मेरे नाम से क्यों आप मदद नहीं दे सकते। तो तब उन्हें यह कहा गया कि जो एक सर समझ है जो कि गलत है, तब हम्म। उन्हें यह कहा गया कि इस्लाम यह कहता है कि बेवाओं की शादी कर दी जाए। लेकिन कभी भी इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि बेवाओं की जबरन शादी कर दी जाए। तो हम्म। बजाय इसके कि जो औरत लड़ रही है, जूझ रही है, हम्म। राइट्स के बाद अपनी जिंदगी को वापस बनाने की जो कोशिश कर रही है, बजाय उसको कि मदद दें, आप हम्म। उसको कह रहे हो कि आप किसी से भी शादी, मतलब या तो आप शादी कर लो या आप किसी पुरुष फैमिली मेंबर को लेके आओ। तो ये इस तरह की बातें थी जो औरतें मेरे पास लेकर आती थी। हम्म। और भी कुछ बातें थी कि आप रिहैबिलिटेशन में मदद कर रहे हो, आप कॉम्पेंसेशन दिलाने में मदद कर रहे हो, लेकिन हमारे पड़ोस में किसी को तलाक 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 बोल के घर से निकाल दिया, तो क्या आप उसमें मदद कर सकते हो। तो इस तरह की जब बहुत बातें आने लगी, तब हमने एक बड़ी सी औरतों की मीटिंग बुलाई, हम्म। जो उसमें काफी सारी औरतें आई और ज्यादातर औरतें उसमें बुर्का में थी। हम्म। लेकिन बुर्का में होने के बावजूद उनका जो उनका जो कहना था कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उनका जो कहना था कि क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हम इक्वल नहीं हैं, क्या हम इक्वल सिटीजन नहीं हैं, क्या हम इक्वल मुसलमान नहीं हैं। तो इस तरह की बातें होने से फिर हमने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था गुजरात में। हम्म। और जब जो मेरे दूसरे दोस्त हैं, जैसे नूरजहां सफिया है, निशात हुसैन है, सफिया अख्तर हैं, जो दूसरे स्टेट्स में हैं, तो हम्म। उनके साथ जब बातचीत होती थी तो उनका भी यही कहना था कि उनके स्टेट्स में भी इस तरह की ही कुछ बातें हो रही हैं। तो हमने फिर सबने आपस में बात करके हमने सोचा कि क्यों ना हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाएं,
जी। जो मुस्लिम महिलाओं का प्लेटफॉर्म हो, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा हो, मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे को उठाए और मुस्लिम महिलाओं की लीडरशिप करे। तो हम्म। कुछ काफी ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, काफी सारा डिस्कशंस करने के बाद, लगभग 2.5 से 3 साल हमारा डिस्कशन चला। उसके ओके। बाद 2007 में, आपने सही कहा मानसी, हम्म। 2007 जनवरी में हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन इनॉग्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, हम्म। जिसमें देश भर से 500 से ज्यादा बहनें आई, हम्म। मुस्लिम बहनें, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम बहनें, कुछ कुछ 10% नॉन मुस्लिम बहनें भी थी जो हमारे अरे साथ वाह। जुड़ी हुई थी और हमको हम्म। सपोर्ट करना चाह रही थी। हम्म। तो ऐसे करके ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक प्लेटफॉर्म एक बनाया, नेशनल प्लेटफॉर्म। हम्म। या इमीडिएट उसका रिएक्शन यही आया कि ये कौन औरतें हैं, ओ। ये कौन होती हैं ये औरतें, हम्म। इस्लाम के बारे में बात करें, क्योंकि हमने कहा कि हम इक्वल सिटीजनशिप के लिए लड़ेंगे और हम जेंडर जस्टिस विद इन इस्लाम के लिए भी लड़ेंगे। तो जैसे हमने ये अनाउंस किया, उसका अच्छा मीडिया में बहुत अच्छा कवरेज हुआ था 2007 में भी। और जैसे से ये खबर फैली कि भाई कुछ मुस्लिम औरतें आई हैं इकट्ठा और बोल रही हैं कि हम जेंडर जस्टिस इन इस्लाम की बात करेंगे, तो मीडिया उनके पास भी रिएक्शन के लिए गया होगा। तो उनका कहना था कि औरतें कैसे इस्लाम के बारे में बात कर सकती हैं, ये औरतें कौन हैं, ये आजाद औरतें हैं, इनके बाल कटे हुए हैं, इनके सर पे दुपट्टा नहीं है, इनका नकाब कहाँ है, इनका हिजाब कहाँ है, इस तरह की बातें। मतलब वही शुरुआत से ही हो गई थी, लेकिन जिसके लिए हम तैयार थे कि ये तो होगी बातें, लेकिन हम आगे मिलके इसको, साथ मिलके इसके साथ जूझेंगे। सो इन शॉर्ट ये था हमारा, मतलब पैदाइश के बारे में, इनॉग्रेशन के बारे में, मानसी। एग्जैक्टली exactly। और क्योंकि आप लड़ाई किसी एक सिर्फ प्रथा नहीं, आप एक सोच के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जब आप बातचीत कर रहे थे और आपका ये कहना था कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है महिलाओं को लेकर, जो अभी आपने बताया, और ये गलत एक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा कहीं हम अपनी सराउंडिंग्स में सुनते हैं, इन द सोशल मीडिया कमेंट्स भी सुनते हैं, आसपास हमारे साथ अगर कोई लोग बैठ जाएं और अगर डिस्कशन चले तब भी हम ये सुनते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है या इस्लाम ऐसा कहता है महिलाओं को लेकर, और आपको ऐसा करना चाहिए। मैं आपसे वो चीजें जरूर से जानना चाहूंगी कि वो मिथ अगर आप आज बस्ट करें, जो बड़े प्रचलित हैं कि इस्लाम महिलाओं को लेकर क्या कहता है, दुनिया मान रही है, एक्चुअली ऐसा नहीं कहता। अगर आप कुछ मिथ बस्टिंग करें। सो जिस तरह का रिलीजन है इस्लाम, सो बहुत दारोमदार रहता है इंटरप्रिटेशन पे। हम्म। सो जो इंटरप्रिटेशन है वो ज्यादातर पेट्रियार्कल लोग करते हैं, मेल्स करते हैं। जो ज्यादातर स्कॉलर्स होते हैं, 99.9% जो स्कॉलर्स होते हैं वो मेल होते हैं। ओके। एंड इनमें से जो प्रोग्रेसिव स्कॉलर्स भी होते हैं, हम्म। और जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स भी हैं, काफी सारे दुनिया भर में हैं, तो वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी में होते हैं। तो ओके। उनके जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो कि जेंडर जस्ट इंटरप्रिटेशंस हैं, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बात कहीं ढक जाती है, छुप जाती है, और हम्म। सामने निकल के जो बात आती है वो इस टाइप की बातें, जो पर्सनल लॉ बोर्ड, और आमतौर पे जो मौलवी जो कहते हैं हम्म। कि औरत की जगह घर के अंदर है, हम्म। औरत को घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, अपने हस्बैंड को ओबे करना चाहिए, इन हम्म। लॉज के लिए ओबीडियंस रखनी चाहिए, हम्म। उसको अपना चेहरा ढक के रखना चाहिए, या तो बुर्का में या हिजाब में होना चाहिए, नीची आवाज में बात करनी चाहिए, जोर से हंसना नहीं चाहिए। तो ये तो औरत के लाइफस्टाइल को लेके ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन है। हम्म। और बाकी आगे देखें तो जो फैमिली है, विद इन मैरिज एंड फैमिली प्रॉपर्टी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सब में भी औरतों को बिल्कुल, मतलब नाइंसाफी की जाती है। हम्म। जबकि कुरान में कई सारी आयतें हैं जहां अल्लाह औरत और मर्द दोनों को इकट्ठा एड्रेस करके अल्लाह ने अपनी बात कही है कि आई एम, ओ विमेन ऑफ द वर्ल्ड एंड ओ मेन ऑफ द वर्ल्ड, यू शुड डू गुड डीड्स, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दैट। सो इस तरह के, मतलब बहुत सारे ऐसे, करीब 18 19 20 ऐसे वर्सेस हैं जहां डायरेक्टली मेन एंड वेमेन आर एड्रेस्ड इन कुरान। हम्म। उससे हटके काफी सारी जो इस तरह की बातें हैं, जो जो हमारे देश में जो ट्रिपल तलाक का इशू है, हम्म। या जो पॉलीगैमी का इशू है, हम्म। या जो इस तरह की प्रैक्टिसेस है, चाइल्ड मैरिज कर देना, या हम्म। हलाला की जो प्रैक्टिस है, जो कि सारी
मिसोजिनिस्ट प्रैक्टिसेस हैं और इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं। हम्म। तो इनके बारे में वाकई में कुरान में क्या कहा गया है और हम्म। हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा ज्यादा अंतर है। हम्म। क्योंकि ये एक कॉमन सेंस बनाई गई है हमारी कम्युनिटी की कि अगर आप मुसलमान हो और आपको अपनी बीवी से अलग होना है तो आपके लिए बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये 3 शब्द बोल देना है, तलाक तलाक तलाक, और आप अपनी बीवी से छूट जाओगे और फिर आप दूसरी शादी कर सकते हो, और हम्म। उसके बाद आपका और बीवी का कुछ लेना देना नहीं है। जो अभी जो जजमेंट आया 125 जी। सीआरपीसी का, हम्म। मेंटेनेंस मिलना चाहिए मुस्लिम औरतों को और इंडियन औरतों की तरह, तो वो जजमेंट बहुत ही अच्छा प्रगतिशील जजमेंट है, एंड आई वेलकम दैट जजमेंट। तो वो हम्म। जजमेंट का जो ओपोजिशन कर रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड, वो यही कह रहा है कि जब शादी ही टूट गई, जब 90 डेज का पीरियड खत्म हो गया, इद्दत खत्म हो गई, तो फिर औरत और मर्द में क्या रिश्ता? मतलब कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है हस्बैंड के ऊपर कि वो अपनी बीवी को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। तो ये जो सोच है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ भी है। क्योंकि हम्म। कुरान में इस तरह की बातें कही गई है कि आप अपनी बीवी से अगर अलग होते हो, पहली बात तो अगर आप डिवोर्स लेते हो, तो डिवोर्स शुड हैपन इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर। तो जस्ट तो क्या 3 शब्द बोल के अलग कर देना? हाउ जस्ट दैट इज? क्या ये जस्ट है? क्या ये फेयर है? और ये भी कहा गया है कि आप अपने स्टेटस के मुताबिक इतना ज्यादा अपनी डिवोर्स बीवी को दो ताकि वो डिग्निटी से जी सके, एंड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर डिवोर्स्ड वाइफ। तो ये जो बातें हैं, जो औरत के हक में बातें हैं, वो पर्सनल लॉ बोर्ड कभी नहीं बताता है, बल्कि उससे उससे रिवर्स बातें बताता है कि सब कुछ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कुछ नहीं है। तो एंड दैट्स वाई ये ये सब इंटरप्रिटेशन डोमिनेंटली है पूरे समाज में कि कुरान और इस्लाम में ऐसा लिखा है। हाँ, तो फिर एक एक क्योंकि इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह का प्रैक्टिस भी होता है, तो एक आम परसेप्शन बनता है। परसेप्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। सो जब एग्जैक्टली। आप आसपास देखते हो, आप मीडिया में पढ़ते हो, जरूर देर इज अ एंटी मुस्लिम एक स्ट्रैंड भी है मीडिया में, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि स्पेशली पिछले दिनों जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो पोलराइजेशन चल रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो चल रही है, तो जरूर ये भी है कि मुसलमानों का बहुत हद तक डेमोनाइजेशन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ में इस तरह की जो मिसोजिनिस्ट या पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। और पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग इस बात का बिल्कुल मतलब इस बात को बिल्कुल नकार देते हैं कि भाई उनकी बातों को सुन के और उनके कंडक्ट को देख के ये परसेप्शन कहीं कहीं इट एड्स फ्यूअल टू फायर कि मुसलमान समाज में औरतों के लिए जगह नहीं है। एंड ऑल्सो बिकॉज औरतों का, मुस्लिम औरतों का लीगल डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि मुस्लिम औरतों को रिफॉर्म्ड कोडिफाइड मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये भी एक रीजन एग्जैक्टली। है। एग्जैक्टली। बात करना चाहूंगी जब आपने, आपकी संस्था ने इंडिया को पहले फीमेल काजी दिए थे, बिकॉज आई वॉज रीडिंग अबाउट यू। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप उन यादों में भी जाएं, आई नो ये काफी पुरानी यादें हैं, और चूंकि आज आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, तो मैं उन यादों को फिर से ताजा जरूर से करना चाहूंगी। और आप अगर उस उपलब्धि के बारे में भी, उस अचीवमेंट के बारे में भी अगर आप शेयर करें कि कैसे ये मिराकल हुआ और कितने चैलेंजेस आए थे ये करने में। हाँ मानसी, के सचमुच आपकी बात सच है, ये मिरेकल ही था। अभी व्हेन आई लुक बैक, हम जब बात करते हैं हमको लगता है कि हमने कैसे, मतलब कैसे कर लिया, ये कैसे कर पाए। तो या तो यही था कि जो औरतें हमेशा जो आती थी उनकी यही शिकायत होती थी कि भाई हम काजी साहब के पास गए, लेकिन उन्होंने हमारी सुन के ये बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस्लाम में ऐसे ही होता है। मैं चाहूंगी जिन्हें तो नहीं पता उन्हें आप अगर ये भी बताएं काजी क्या होते हैं। काजी का ऐसा अगर अगर हम ट्रांसलेट करें तो एक रिलीजियस अथॉरिटी है, जो जज का उनका ओहदा होता है। हम्म। तो जो भी इस तरह के मैटर्स हैं, रिलीजियस मैटर्स हैं, हम्म। और क्योंकि पर्सनल लॉ, फैमिली लॉ रिलीजियस रिलीजियस कानून से हमारे देश में चलता है, तो ओके। उस उन मैटर्स में जो लोग अपना वर्डिक्ट देते हैं, जो हम्म। अपना अपनी अपनी राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, और हम्म। वो ओपिनियन सभी लोग मानते हैं, तो उनको काजी कहते हैं। तो एक तरह से कम्युनिटी के अंदर जो जज हैं,
हम्म, या एक लीगल अथॉरिटी काइंड ऑफ अ पर्सन जो हैं हम्म, उनको काजी कहते हैं। जी। तो ये हमारे काम में ये बहुत ही शिकायत आती थी कि कोई काजी साहब अच्छे हैं, बहुत हम्म, सिंपैथेटिक हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैं मजबूर हूं, क्योंकि अगर हम्म, आपके हस्बैंड ने तलाक 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 बोल दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे होते भी हैं, ऐसे सिंपैथेटिक काजी भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर 99% वही इंटरप्रिटेशन, जो मिस इंटरप्रिटेशन जो मैं कह रही हूँ, जो पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक सोच में है, जहाँ हम्म, पुरुष प्रधान है और महिला गौण है, इस हम्म, सोच में के आधारित जो काजी होते हैं ज्यादातर। तो फिर इस तरह की जब बहुत शिकायतें आ रही थी, तो हमने सोचा कि हमें क्यों ना हम औरत काजी तैयार करें। वाह। और क्यों अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा है कि मर्द ही काजी होगा, औरत काजी नहीं हो सकती। कहीं ऐसा लिखा नहीं है, कुरान में नहीं लिखा है, किसी भी मजहब की किताब में ऐसा नहीं लिखा है। और हमको ये मालूम भी था कि नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में कुछ कुछ ऐसी महिला काजी हैं जो हम्म, रही हैं, मतलब हिस्ट्री में रही हैं अभी भी। जैसे अमीना वदूद जैसे लोग हैं, इसके पहले जो जिनका अभी इंतकाल हो गया पिछले कुछ सालों पहले, फातिमा मरनेसी थी। तो इस तरह के लोग रहे हैं, इस तरह की बहनें विमेन स्कॉलर्स रही हैं जिनका स्टेटस दुनिया में और समाज में वुमन काजी का था। सो हम्म, हमने सोचा कि भाई वी आर डेमोक्रेसी ना, हम तो वी आर इंडियन सिटीजन्स। हम्म, तो इंडिया फॉर इंडियन सिटीजन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, जब तक आप डेमोक्रेटिक तरीके से करते हो और आप सोशल जस्टिस के एंगल से करते हो, तो आप कोई भी कदम उठा सकते हो। तो हमने सोचा औरतें काजी क्यों नहीं बन सकती। तो हमने फिर एक कोर्स तैयार किया, मेहनत की, बहुत मेहनत लगी, हम्म, कोर्स मटेरियल बनाया और ये अनाउंसमेंट किया सारी औरतों में, सब स्टेट्स में, कि भाई अब महिला काजी जिन जिन को बनने का शौक है वो अपना अपना नाम दर्ज करवाएं। हम्म, तो काफी लगभग 25 एक औरतें सामने आई अलग अलग स्टेट से, हम्म, जिन्होंने इसमें एनरोल किया कोर्स में। और वो पूरा कोर्स कंडक्ट हुआ थ्रू द ईयर, एंड देन फाइनल उनका जो मॉड्यूल था फॉलोड बाय एन एग्जाम एंड वाओ। फॉलोड बाय सर्टिफिकेट दैट यू, कि आप महिला काजी आज पास हो गई। तो वो हमने फाइनल एग्जाम वगैरह जयपुर में किया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 था। और इसे जज उसमें किसने किया था? आ, नहीं, जज तो वो आंसर्स तो सारे हमने स्कॉलर्स में मतलब जो मॉड्यूल्स जो बनाए थे वो स्कॉलर्स के, जो अमीना वदूद हैं या हमारे अपने असगर अली इंजीनियर हैं, हम्म, और भी हैं, अजीबा मीर हुसैनी हैं, हम्म, अस्मा लामराबेट हैं, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो जो इंडिया में नहीं है, साउथ एशिया में नहीं है। ओके। ऑफ कोर्स असगर अली इंजीनियर साहब हैं, हम्म, जिनके बहुत सारे ऐसा किताबें लिखी हुई है, बहुत सारा मटेरियल है उनका। तो उसके बेसिस पे हमने ये पूरा काजी का मॉड्यूल बनाया था, और आंसर्स भी उस तरह के ही थे जो उसके अंदर अवेलेबल थे, उनकी किताबों के अंदर अवेलेबल थे। सो वो सारा हमने मतलब उसके बेसिस पे हमने एग्जाम लिया और हमने ही जज किया, मतलब मेनली नूरजहां एंड माई सेल्फ, हम दोनों। एंड देन वी रियलाइज के ऑलमोस्ट ऑल द विमेन, सारी ही जो जिन्होंने लिया था कोर्स, कुछ नहीं आ पाई। लास्ट जब एग्जाम था जयपुर में तब वो नहीं आ पाई थी। तो ये कर कर आके मतलब अच्छे, दे दे पास, मोस्ट ऑफ देम पास इट विद फ्लाइंग कलर्स, ओ वाओ। और क्योंकि क्या वो वो आज सभी भी सब महिला काजी हैं? आज भी महिला काजी हैं। अरे वाह। सब सब शहरों में है, जयपुर में है, बॉम्बे में है, अहमदाबाद में है, भोपाल में है, तमिलनाडु में भी डिंडीगल में है, अलग अलग शहरों में है, कोलकाता में है। जब कोलकाता आपकी कोलकाता उनसे, वाले जी जी, आप कुछ बता रही थी। शादी भी करवाई थी कोलकाता वाली अरे वाह। काजी जो है उन्होंने तो। सो हाँ, ऐसे चलता है। तो कभी जब आपकी उनसे बातचीत होती हो, कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि उनके फैसले को अहमियत नहीं दी गई जस्ट बिकॉज वो एक महिला काजी हैं, या उनको आ, एक्सेप्टेंस मिली? नहीं, ये तो चलता रहता है, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि औरत कैसे काजी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जो हमारी महिला काजी है उनके पास आते हैं अपना मसला लेके, और हस्बैंड वाइफ फैमिली सब आते हैं। और जो महिला काजी हैं वो पूरा मतलब उसके अंदर इंटरवीन करती हैं, पूरा काउंसलिंग करती हैं, पूरा जो हमारा हमारा बनाया हुआ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो ड्राफ्ट हमने बनाया है उसके आधार पे वो न्याय भी करती हैं। एंड 99% केसेस में वो जो न्याय करती हैं वो मानते हैं फैमिलीज।
अरे वाह। हस्बैंड भी मानते हैं और यहाँ फैमिलीज भी मानते हैं। सो वी आर हैप्पी। सी, हम्म। ये एक शुरुआत है मानसी। हम्म। सो और इतना मतलब इतना ज्यादा जब पितृसत्ता का जोर है, हम्म। इतना ज्यादा जब जब मतलब कंजर्वेटिज्म है, हम्म। तो शुरुआत भी जो हुई है वो बहुत बड़ी चीज है। एंड एग्जैक्टली। आई आई थिंक कि आगे और भी लड़कियां आएगी, यंग लड़कियां आएगी जो इसको आगे लेके जाएगी। बिल्कुल। आपसे बात जरूर से ये करना चाहूंगी कि आज हम 2024 में हैं, और अगर हम देखें तो बहुत सारी लड़कियां ये अभी भी कहती हैं कि नहीं नहीं, आज भी हमें जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़ाने की। कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि अब तो हम बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट आ चुका है, और अब ये सब बातें थोड़ी खोखली लगती हैं एंड ऑल। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज आप उन महिलाओं के बीच में रहती हैं और आप इतने समय से देख रही हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या चुनौतियां रही हैं। बहुत कुछ बदला है, लेकिन क्या कुछ बदलना बाकी है? आप आज के समय में या आने वाले और सालों में महिलाओं के लिए क्या चुनौतियां देखती हैं? बहुत कुछ बदला है, लेकिन वो सभी महिलाओं की जिंदगी में नहीं बदला है। हम्म। वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ महिलाएं जो बड़े शहरों में रहती है। आ, बड़े शहर में भी सारी महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदला है, लेकिन जो महिलाएं जिनको मौका मिला है आगे बढ़ने का, एजुकेशन हासिल करने का, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल करने का, तो ऐसी महिलाएं का परसेंटेज आप खुद ही सोच सकते हैं कितना कम होगा। हम्म। ज्यादातर महिलाएं आज भी हमारे देश में, बल्कि पूरे साउथ एशिया में, नॉट हमारे जस्ट जस्ट हमारे देश में, पूरे साउथ एशिया में आज भी महिलाएं मेल डोमिनेशन का शिकार हैं। आज भी महिलाएं जो समाज में एक मिसोजिनी है, मतलब महिला को नीची नजर से देखना, या महिलाओं को दोयम दर्जे का इंसान समझना, ये मानसिकता है समाज की। तो ज्यादातर महिलाएं इसके साथ ही जूझती हैं। हम्म। तो आने वाले चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं। हम्म। और ये भी है कि जैसे जैसे लड़कियां अपने आप को एजर्ट कर रही हैं, अपने राइट्स मांग रही हैं, जैसे जैसे उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो एक तरह से जो 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 पुरुष वर्ग है, हम्म। जो 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 मेल डोमिनेशन की सोच का शिकार वर्ग है, उनकी तरफ से बैकलैश भी आता है। तो हम्म। हम देखते हैं कि लड़कियां जब स्कूल पढ़ने जाती हैं, हम्म। तो उनके साथ स्कूल के अंदर या आने जाने में रास्ते में कैसा व्यवहार होता है, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में किस तरह का हरेसमेंट होता है, ये सब हम जानते हैं। हम्म। फिर वर्क प्लेसेस में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह का जो वेजेस है, हम्म। जो हायर पोजीशंस है उसमें महिलाएं कम होती हैं, मर्द ज्यादा होते हैं। जी। जो फीमेल इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है, वो कोविड के बाद तो हमारे देश में और भी गिर गया। अच्छा। और बहुत सारी महिलाएं, यस, ये स्टडीज हैं, मतलब जो हम्म। इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने स्टडीज की है, उनके फिगर्स हैं ये। और बहुत सारी महिलाएं पेड इकोनॉमिक वर्क फोर्स में से ड्रॉप आउट हो गई हैं पोस्ट कोविड, जो कि अभी तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई। और उसके अलावा जो समाज में जो एटीट्यूड्स हैं, जो माइंडसेट्स हैं, जिस तरह की सोच है मेल एंटाइटलमेंट की, कि आज भी लड़का पैदा होता है तो खुशी होती है, घर में खुशी होती है, परिवार में खुशी होती है, कम्युनिटी में खुशी होती है, सब जगह ये है। और लड़की पैदा होती है तो चलो एक्सेप्ट करते हैं। सो आप और हम जैसे हैं, तो हम उन चुनिंदे 1% खुशकिस्मत महिलाओं में से हैं कि हम वो पार करके हम थोड़ा आगे निकल पाए और कहीं पहुंच पाए। लेकिन ये जो दिस गुड फॉर्च्यून ज्यादातर औरतों को नहीं मिला है। और जो हमारा जो रूलिंग हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पुलिस है, प्रशासन है, इवन जो लोग हमारे जुडिशरी में हैं, उनके जो पूरे जो माइंडसेट्स हैं, वो देखने का जो नजरिया है, वो पेट्रियार्कल है। और वो नजरिया यही है कि भाई, अच्छी औरत कौन है? अच्छी औरत वही है जो 18, 19, 20, 21 की साल में शादी कर लेगी, जो अपने पति के साथ रहेगी, पति के कहने में रहेगी, जो उसकी उसके जो ड्यूटीज है टुवर्ड्स हस्बैंड, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स द हाउस होल्ड, वो निभाएगी। क्योंकि बहुत शॉकिंग है, किसी किसी जजमेंट में भी जजेस की तरफ से जिस तरह की बातें आती है कि अगर वो औरत घर नहीं संभालती है तो पति को हक है उसको डिवोर्स दे, इस तरह की बात है कि जैसे जो औरत का की भूमिका है घर के अंदर, समाज के अंदर, वो पहले से तय है।
और वो वो तय तय करने का आधार क्या है? उसका आधार है पितृसत्ता वाली सोच, कि औरत का काम है घर संभालना, बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, पति को खुश रखना, माँ बाप को खुश रखना, इन लॉज को खुश रखना, और पति का काम है बाहर जाना, दुनिया देखना, पैसा कमाना, लेके आना। तो ये जो सोच है, ये सोच हमारे समाज में है, फिर वो चाहे शहरों में हो, चाहे छोटे कस्बों में हो, चाहे गांवों में हो, चाहे जैसे मैंने कहा सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हो, पॉलिटिकल पार्टीज में हो, इवन गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं। आई एम नॉट रिफरिंग टू एनी वन गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, तो सोच तो यही है, बिकॉज द स्टेट इज पेट्रियार्कल। राज्य जो है वो पेट्रियार्कल है। तो ये तो मतलब आने वाले जनरेशन्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियों को और औरतों को इस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी, कदम उठाने पड़ेंगे, एंड आई एम श्योर कि वो होगा। जो मतलब अब तक जो हम जहाँ पहुंचे हैं, आने वाले 20-30 सालों में जो जो बदलाव आएगा वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी होगा औरतों के लिए। क्योंकि मुझे जिस तरह से अब दिखाई दे रहा है, जैसे जितने औरतों को मैं, लड़कियों को मैं मिलती हूँ अलग अलग जगहों में, इवन छोटे छोटे शहरों में, कि लड़कियां ये जान गई हैं कि भाई वी आर इक्वल, नो बडी कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अस। तो ये कॉन्शियसनेस जो बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो बदलाव में तब्दील होगी। सो आई एम वेरी होपफुल, मानसी, कि हमारा देश एग्जैक्टली। बदलेगा। एंड क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है अब पूरी दुनिया भर में, हम 140 करोड़ हैं। तो अगर हमारा देश बदलेगा तो पूरी दुनिया भी बदल सकती है। आई देश एम आई गेस कॉन्फिडेंट बदल ऑफ तो रहा ही है। अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, जिसको लेकर भी जब जजमेंट आया था, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से जजमेंट आई भी है महिलाओं के हक में, क्या उसके बाद भी कभी आपके भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में ऐसी महिलाएं आई शिकायत लेकर कि जजमेंट के बावजूद भी हस्बैंड्स या जो समाज है वो उन्हीं रूढ़िवादी सोच को या उन्हीं रीतियों को फॉलो कर रहा है, कि ट्रिपल तलाक आज भी 3 बार बोल कर दिया जा रहा है, जबकि आप लोगों ने इसके लिए पिटीशंस फाइल की और जो जजमेंट आया, जो फोर्स किया गया इसे हटाने के लिए। तो जिस तरह से क्या अभी भी आप ये फेस करते हैं कि महिलाएं बोलती हैं कि वही पुरानी सोच को कोई फॉलो कर रहा है या बदलाव आया? नहीं, सच बात, मानसी, जजमेंट के बाद ट्रिपल तलाक का इंसिडेंस बहुत कम हुआ है, ये बात तो माननी पड़ेगी। हम्म। तो ये बदलाव जरूर आया है। हम्म। लेकिन जो, जैसे मैंने कहा, जो सोच है वो अभी भी पेट्रियार्कल है। तो ओके। अब जो सामने बातें जो आ रही हैं कि हस्बैंड, ये समझ आई है कि इस तरह से 3 शब्द बोल के निकाल देना इलीगल है। तो ओके। अभी ज्यादातर हस्बैंड्स क्या कर रहे हैं कि वो 3 महीने में एक एक बार तलाक बोल के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो भी, हालांकि वो भी एक तरफा है, वो भी गलत है, यूनिलैटरल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड होना चाहिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हम्म। जैसे जैसे हिंदू कोड बिल है, जहां मतलब डिवोर्स का प्रोसीजर ले डाउन किया जाना चाहिए कि कौन सा प्रोसीजर वैलिड होगा। तो जो लीगल चेंज है, वो उससे सामाजिक बदलाव को जोर जरूर मिलता है, हम्म। लेकिन सिर्फ लीगल बदलाव से समाज बदल नहीं जाता है। और एग्जैक्टली। मैंने कहा, जब तक हम माइंडसेट बदलेंगे नहीं, जब तक हम ये कॉन्शियसनेस नहीं बनाएंगे कि इस्लाम में और संविधान में, दोनों ही जगहों में औरत मर्द दोनों बराबर हैं, हम्म। बेटियों के भी उतने ही हक हैं हम्म। जितने बेटों के हैं, हम्म। और दोनों के ही मानव अधिकार इंपॉर्टेंट है, और हम्म। दोनों को ये राइट्स मिलने चाहिए। ये सोच भी धीरे धीरे आ रही है, हम्म। लेकिन अभी भी मर्द फायदा उठा रहे हैं। जो तलाक हसन तरीका है कि हम्म। भाई 1 महीने में एक तलाक बोली, दूसरे महीने में दूसरी तलाक बोली, तीसरे महीने में तीसरी बार बोली, लेकिन इसमें कहीं भी पत्नी को नहीं बुलाया जा रहा है, उसकी राय नहीं ली जा रही है, उसका पक्ष नहीं सुना जा रहा है, उसको एडिक्वेट एलिमनी भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये हो रहा है। तो 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक रुक गई है, लेकिन ये तरीका अभी भी चल रहा है। और जैसे इसका इलाज यही है कि देश में एक कानून हो, पार्लियामेंट जिसको जो पास करे, जिसमें जो तलाक के एहसान का तरीका है, ओके। जिसमें मिनिमम 90 डे पीरियड की बात है, 90 डेज तक हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्कशन डायलॉग होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो डायलॉग नहीं सफल होता है, तो फिर फैमिली मेंबर्स के द्वारा मीडिएशन होना चाहिए, या कोई जानकार लोग हैं उनके द्वारा आर्बिट्रेशन होना चाहिए। जो
180 डे कूलिंग पीरियड जो हिंदू लॉ में है, जी। बट उससे उससे बढ़ के यहाँ मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, डिस्कशन, डायलॉग की बात है। और हम्म, ये सब अगर फेल होता है तो फिर देयर शुड बी अ जस्ट एंड फेयर डिवोर्स। तो ये एग्जैक्टली। इसके अगर साथ ही मैं कानून ये भी आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू, कहीं पर लिखा था कि यू डू नॉट सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कहीं पर आया था कि आप सपोर्ट करती हैं। तो मैंने कहा आज आपसे मिलना हो रहा है तो मैं आप ही से पूछ लूं यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके क्या विचार हैं। सर, ये बात तो सच है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटली जेंडर जस्टिस के बारे में है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में है। हम्म। उस वक्त जब इसका जो लाया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया, नेहरू जी, अंबेडकर हम्म। और इवन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो इसको मतलब चाहते थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स कि इसको लाया जाए, वो इसलिए चाहते थे कि धर्म के डोमिनेंस और पेट्रियार्की का जो डोमिनेंस है हमारे समाज में कल्चरली, ये जो सोच है कि भाई औरत नीचे है, मर्द ऊंचा है, तो हम्म। ये सोच के चलते इंडिपेंडेंस के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन लाने के बाद भी औरतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये सोच थी उनकी, और जो कि बिल्कुल सही सोच है। हम्म। तो लेकिन इसका इसको इसको अपोज किया गया उस वक्त, आजादी के टाइम पे, एंड दैट्स वाई उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44, कि भाई हम्म। इसको लाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन इसमें इसके बाद अच्छा ये हुआ कि हिंदू बहनों के लिए अच्छा ये हुआ कि पूरा हिंदू कोड बिल बनाया गया, और हम्म। हिंदू जो लॉज हैं मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, वो सब में रिफॉर्म किया गया। तो एक एग्जैक्टली। जमाना था जब हिंदू मैरिज जन्म जन्म का बंधन था, अभी नहीं है, क्योंकि इस लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में, म्यूचुअल हक डिवोर्स दिए हो गए। सकता है। हाँ, हक दिए गए। वुमन ऑल्सो, वाइफ कैन ऑल्सो इनिशिएट डिवोर्स। हम्म। सेम थिंग बाइगैमी का जो कानून है, तो अ हिंदू मैन कैन नॉट मैरी मोर देन वन वाइफ, क्योंकि हम्म। उसको बाइगैमी में अप टू 7 इयर्स का जेल टर्म हो सकता है। हम्म। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें बेटियों को शेयर दिया गया। हम्म। सो ये सब जो रिफॉर्म हुआ, जिसका फायदा हिंदू बहनों को मिला, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी रिफॉर्म नहीं किया, इसलिए ट्रिपल तलाक हो रहा है, या हलाला हो रहा है, या इवन पॉलीगैमी आज की तारीख में हमारे देश में लीगल माना जाता है। हम्म। चाइल्ड मैरिज मुस्लिम अगर है तो चाइल्ड मैरिज को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में प्यूबर्टी इज द एज ऑफ मैरिज, ऐसा वो मानते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि एज ऑफ मैरिज 18 और 21 होनी चाहिए, और क्योंकि ऐसा बच्चे कहीं की, इस्लाम कहता नहीं है या ऐसा कहता कहता नहीं है, कहता नहीं, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द फैक्ट कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक एडल्ट ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है ना। 14 साल की बच्ची या 15 साल की बच्ची कैसे अपने आप, वो तो बच्चा है, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है? तो द वेरी डेफिनेशन, हम्म। सो वो होना चाहिए। तो जिस तरह का रेजिस्टेंस किया है पर्सनल लॉ बोर्ड ने और कंजर्वेटिव लोगों ने लॉ रिफॉर्म को, मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफॉर्म को, तो अब चल के मेरी राय ये है पिछले कुछ 2-3 सालों से कि अगर रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को, ये मेरी पर्सनल राय है, तो हम्म। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही सही रहेगा। हम्म। लेकिन वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, वो हम्म। जो देश में लाया जाएगा, उस क्या वो पॉलिटिक्स पे आधारित होगा या जेंडर जस्टिस पे आधारित होगा, हम्म। ये बहुत बड़ा सवाल है, मानसी। हम्म। क्योंकि उत्तराखंड का जो आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं। वो तो उल्टा लड़कियों से राइट्स छीन रहा है, क्योंकि वो किस तो ये तरह कह से, रहा अगर आप है, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है, हम्म। उसमें ये है कि लड़का लड़की अगर अपने कंसेंशुअल रिलेशनशिप में लिव इन करते हैं तो जी। उनको जी। उसका राइट नहीं है, उनको जाके रजिस्टर करना है, हम्म। और उसमें उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, मतलब उनको उनको स्टेट की परमिशन लेना है। तो ये तो जो राइट टू प्राइवेसी है, या जो फ्रीडम है एक अडल्ट सिटीजन का, अगर 18 साल का लड़का और लड़की वोट कर सकते हैं, तो फिर 18 साल की लड़की ये क्यों डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे किसी के साथ लिव इन करना है कि नहीं करना है? क्योंकि हम्म। ये जो एक नजरिया है कि डॉटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स, ये जो नजरिया है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नजरिया है। जैसे मैंने अभी कहा था, स्टेट इज पेट्रियार्कल। तो rather than giving equal rights to a woman of 18, you are taking away her right to choose her partner. हम्म। So,
एंड इस उसमें भी बहुत सारे मतलब एक पूरी उन्होंने वो प्रोसीजर डाल दी है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जब उन्होंने कम्युनिटी कंसल्टेशंस किए थे तो पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया, तो पेरेंट्स तो ऑब्जेक्ट करेंगे ही। हाँ पेरेंट्स तो जी। जबरदस्ती किसी अपने पसंद के लड़के से लड़की की शादी करा देंगे, तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ना। सो कुछ तो ये बातें जो हैं वो उसमें हाँ, प्रॉब्लमेटिक हैं, और आपका बिल्कुल कहना है कि यूसीसी अगर आए तो उन रिफॉर्म्स के साथ आए जो सबके लिए अच्छे हों। बिल्कुल उसका 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 मकसद जेंडर जस्टिस होना चाहिए, उसका मकसद पॉलिटिक्स और पेट्रियार्की को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। है ना। जी। सो थैंक यू सो मच जाकिया सोमन हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, और हमें डिटेल में बताने के लिए कि आप किस तरह से महिलाओं के लिए हमेशा लड़ती आ रही हैं और उनके साथ हैं समाज में जो ये सोच फैली है इसको बदलने के लिए। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू मानसी, आपने मुझे मौका दिया इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।